मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपका विवाह आखिर संपन्न होगा तो होगा कब, ज्योतिषियों के पास जा जा करके, YouTube को, गूगल को खंगाल करके भी यदि आपको इसका सही उत्तर नहीं मिला है तो दिल थाम करके बैठिए। आज आपको इसका सही उत्तर अवश्य मिलने वाला है और वो सही कम या ज़्यादा 100% खरा है अपनी अनुभव की कसौटी पर। साथियों, जब भी स्वयं ऐसा जातक या जातिका जिसका विवाह नहीं हो रहा है, वो स्वयं तो परेशान हो ही जाता है, जबकि उसकी विवाह योग्य आयु निकट होती है या फिर निकल चुकी होती है। इसके साथ ही वो अपने माता पिता, क्योंकि माता पिता स्वयं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। कुछ ऐसे माता पिता भी हैं आजकल जिन्होंने ये कार्य अपने सुपुत्र या अपनी सुपुत्री को ही दे दिया है कि बेटा तुम जिससे चाहो विवाह संपन्न कर लेना। अब इससे जुड़े कई सारे प्रश्न होते हैं। विवाह होगा तो होगा कब? मेरा जो जीवन साथी है वो किस प्रकार का होगा? मेरे घर से बहुत दूर मेरा विवाह होगा या बहुत पास होगा? इस प्रकार के कई क्वेश्चन उस जातक या जातिका के मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, परंतु सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि शादी कब होगी। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा, हमारे सम्मानित दर्शकों के ही द्वारा। तो आप यहाँ पर दो बातों का ख्याल रखें। एक तो आपको अपने कमेंट के पहले लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए हम अभी जो स्क्रीन पर आपको फ्लैश दिखा रहे हैं इसी स्वरूप में आपको लिखना है। हैशटैग का चिन्ह होता है, A कैपिटल है और चंद्रकांत का C भी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर्स हैं। दूसरी शर्त यह है कि इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न जो कि इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना चाहिए। हम भी ये जानना चाहते हैं कि आपने कितने गौर से एपिसोड को देखा है। हम इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो आपको भी कुछ तो गंभीरता दिखानी ही पड़ेगी। तो आइए साथियों, बिना टाइम को ख़राब किए आज के हम मुद्दे की बात करते हैं। $1 मिलियन क्वेश्चन है, अगर शादी होगी तो होगी कब? साथियों, वैसे तो ज्योतिष की क्लासिकल पुस्तकों में और परवर्ती कुछ और रिसर्च में कई तरह के सिद्धांत हैं। मैं समझता हूं कि सैकड़ों ऐसे सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से विवाह का संभावित समय जानने का प्रयास किया जाता है, परंतु आज हम संभावना की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सटीकता की, 100% सटीकता की। यहाँ पर आज मैं 4 बिंदुओं का उल्लेख करूँगा और वो चारों बिंदु उस महासागर से एक प्रकार से हम निचोड़ करके एक मोती खोज करके आपके लिए ले करके आए हैं। तो एक एक करके हम इन चारों बिंदुओं को जान लेते हैं। सबसे पहला बिंदु, आपके पास में अपनी जन्म पत्रिका है और बहुत ही बेसिक, मैं समझता हूं कि बेसिक से भी कम यदि आपको नॉलेज है और नॉलेज नहीं भी है, यदि आप लंबे समय से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं या किसी और विद्वान का कार्यक्रम देख रहे हैं, तो बहुत ही मामूली सी हम टर्मिनोलॉजी उसमें यूज़ करेंगे जो कि आप स्वयं समझ सकते हैं। स्वयं यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने आसपास किसी विद्वान का सहारा भी ले सकते हैं, परंतु ये चारों बिंदु एकदम खरे और स्पष्ट हैं। साथियों, सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि ये किसी भी लग्न की हो सकती है, परंतु हम यहाँ पर उदाहरण के लिए मेष लग्न रख लेते हैं। सिद्धांत पहला ये है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका के लग्नेश और सप्तम भाव की जो राशियाँ हैं दोनों आमने सामने हैं। देखिए आप यहाँ पर हम बात करें तो 1 नंबर और 7 नंबर, 1 नंबर लग्न में लिखा है, 7 नंबर सप्तम भाव में लिखा है। तो 1 नंबर की राशि मेष राशि, 7 नंबर की राशि हो गई तुला राशि। इन दोनों को आप जोड़िए। इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो राशि आती है, अर्थात 1 और 7 आपने जोड़ दिए तो हो गए कुल 8।
अब 8 नंबर कौन सी राशि होती है? 8 नंबर राशि होती है वृश्चिक। तो जब भी गोचर के जो बृहस्पति देव हैं, जो कि विवाह के प्रबलतम कारक ग्रह हैं, उनके प्रभाव के बिना विवाह संपन्न हो ही नहीं सकता। जब वो वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे तब आपका विवाह संपन्न होगा। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। हम उदाहरण लेते हैं मीन लग्न का लेते हैं। चलिए, ये जो मीन लग्न की जन्म पत्रिका है, तो लग्न में 12 नंबर लिखा है और सप्तम भाव में 6 नंबर लिखा है, अर्थात तो कन्या राशि है। अब आप इन दोनों को जोड़ लें तो हो जाते हैं 18। अब 18 नंबर की तो कोई राशि होती नहीं, इसलिए हम इन दोनों अंकों को पुनः जोड़ लेंगे, 1 को और 8 को। इसको जोड़ने से हमें प्राप्त हो जाता है 9, और 9 नंबर होता है धनु राशि। तो इस जातक के लिए जब भी बृहस्पति देव गोचर में धनु राशि में परिभ्रमण करेंगे, इनके विवाह की शहनाई इनको सुनाई देगी, इनका विवाह संपन्न अवश्य ही होगा। इस पहले सिद्धांत को मैं समअप कर देता हूं बिल्कुल ही सामान्य जानकारी के हिसाब से और सामान्य भाषा में। लग्नेश में जो राशि है लग्न स्थान में, और सप्तम भाव में जो राशि है, उन दोनों अंकों को जोड़ने के पश्चात जो अंक प्राप्त होगा उसमें गोचर के बृहस्पति का जब जब परिभ्रमण होगा, आपकी शादी का आपको एक प्रकार से संकेत इस बात को समझ लेना चाहिए। आइए साथियों, दूसरा सिद्धांत, आप अपने सप्तम भाव पर दृष्टिपात कीजिए। हम एक खाली कुंडली का यहां पर उदाहरण ले लेते हैं। सप्तम भाव में जो भी आपके शुभ ग्रह विराजमान है, अब हो सकता है कई लोगों के यहाँ पर पाप ग्रह विराजमान हो, या हो सकता है कि ये भाव खाली हो, उन पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। परंतु जिसके कोई भी शुभ ग्रह जैसे कि गुरु या शुक्र या प्रबल बुध या फिर प्रबल चंद्रमा, इनमें से कोई भी ग्रह सप्तम भाव में यदि विराजमान है तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा आपके लिए शादी की खुशखबरी अवश्य लेकर के आएगी। साथियों, तीसरा सिद्धांत है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका किसी भी लग्न किसी भी राशि की हो, जब जब आपको सप्तमेश की, पंचमेश की और लाभेश की दशा या अंतरदशा आएगी, बाकी सारी बातें यदि ठीक रहीं तो ये भी आपके लिए शुभ विवाह के संकेत की आपको पूरी तरीके से जानकारी प्रदान करता है। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, ये भी सभी प्रकार के लग्नों राशियों पर लागू होता है। जब जब गोचर के गुरु द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में या फिर एकादश भाव में यहाँ पर गोचर करेंगे तो वो आपके लिए एक प्रकार से विवाह की खुशखबरी लेकर के आएंगे ही आएंगे। साथियों, ये जो चारों सिद्धांत हैं ये महत्वपूर्ण तो चारों ही हैं, परंतु इसको और भी अगर मैं क्लासिफाइड करूं तो जो क्रम मैंने बतलाया है, पहला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम और चौथा उससे कम। इससे चौथे का या तीसरे का महत्व घट नहीं जाता, परंतु इन चारों का ये क्रम जो है, इसकी जो प्राथमिकता है वो इनके महत्व के हिसाब से है, जो कि हमने अनुभव में और रिसर्च के दौरान जब कुंडलियों को खंगाल रहे थे हम, तब हमने प्राप्त की। तो ये सूचना हम आपको देना आवश्यक समझते हैं। तो मैं निश्चित हूँ कि आज के एपिसोड से आप स्वयं अपने शादी का समय नहीं, सही समय निकाल पाएंगे। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है ऋषभ कुमार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बांका बिहार से। ऋषभ जी, आपने पूछा है कि आपको लव मैरिज करना चाहिए या फिर अरेंज्ड मैरिज आपको करना चाहिए। राहु और शुक्र की युति आपके लाभ भाव में है, तो आपके निश्चित तौर पर लव मैरिज का योग निर्माण कर रही है, परंतु इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि आप कुंडली को दरकिनार कर दें। अष्टम भाव में आपके शनि विराजमान है, इसलिए आपको कुंडली अवश्य ही मिलानी है। लव मैरिज आपके लिए सफलतादायक हो सकती है, बशर्ते आप कुंडली मिलान करके विवाह करें। और लव मैरिज में कुंडली मिलाना सामान्य विवाह से भी मैं कहता हूं ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि लव पीछे रह जाए और केवल आप मैरिज को लेकर के बैठे रहें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न।
आज हमने चर्चा की कि आपको शादी का सही और सटीक समय बताने का हमने प्रयास किया। तो आज हमने कितने बिंदुओं की चर्चा की है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।